हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एलसीसी सॉल्यूशन हब में। यहाँ हम पढ़ते हैं कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। दोस्तों आजकल हम कक्षा 12वीं के लिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ हम अपना पहला चैप्टर वैद्युत आवेश और उसके क्षेत्र के बहुत सारे टॉपिकों को कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति पर किसी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अक्षीय स्थिति क्या होती है, और अक्षीय स्थिति पर हमने एक प्यारा सा फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। यदि अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा वो पुराना वीडियो, पिछला वीडियो देख सकते हो आसानी से। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपनी इस क्लास को। निरक्षीय स्थिति हम समझने वाले हैं। निरक्षीय स्थिति क्या होती है? निरक्षीय स्थिति एक ये अक्ष होता है, इसको आप एक्स अक्ष कहते हो। निरक्षीय का मतलब होता है इस अक्ष के अलावा कहीं दूसरा कोई दूसरा बिंदु होगा। इस बिंदु पर यदि हम तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसको कहते हो आप निरक्षीय स्थिति। तो चलिए हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति क्या होता है। मान लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, आप इसका नामकरण कर लो, आप इसको दे दो ए और इसको नाम कह लो बी। मान लिया ये दोनों एक द्विध्रुव हैं, ये दो आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बने हैं। इस द्विध्रुव के बीच की जो लंबाई है वो आपकी 2l है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आप बिंदु P को इस प्लस Q से और इस बिंदु को इस A से मिला दो, तो हमने देखा कि प्लस Q को भी P से मिला दिया और माइनस Q को भी P से मिला दिया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E = 1/4πε0 × Q/r²। तो r² तो दूरी होती है। तो जबकि इस प्लस Q का इस बिंदु P से बीच की दूरी हमको पता नहीं है, इसके बीच की दूरी भी हमें नहीं पता है, तो इस बीच की भी दूरी होती है। तो हम इस दूरी को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, इस पूरे के बीच की लंबाई 2l है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आप ले सकते हो l, जबकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आप ले सकते हो l। आप ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में ये रेखा और इसके बीच में बनने वाला कोण 90 डिग्री है, तो यह एक बना समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि POB समकोण त्रिभुज POB में हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस के क्या होता है दोस्तों, आधार का वर्ग। अब बताओ, कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो सामने की भुजा आपकी ये है, क्या नाम दे सकते हो इसको? P और B। तो आप लिख लो यहाँ से PB² इक्वल टू लंब क्या है? लंब P से लेकर के कहाँ तक? O तक। तो आप लिख लो इसको PO² प्लस के आधार क्या होता है? O से B तक, तो आधार लिख सकते हो आप OB²। अब आप देखो, आपको PB की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। P से O तक के बीच की दूरी r है, तो इसकी जगह पर लिख सकते हो r² प्लस के OB, O से B तक के बीच की दूरी l है, तो इसको लिख सकते हो l²। तो ये तो आपका PB² है, लेकिन जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो PB = आप लिख सकते हो क्या? √r² प्लस के l²। तो इसके बीच की दूरी आपने निकाल ली, इसके बीच की दूरी आपने निकाल लिया r² प्लस के कितना हो गया? l²। और यहाँ भी आप लिख सकते हो कितना? r प्लस के l²। हमने दूरी भी निकाल ली। अब चलिए हम कुछ डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि माना एक द्विध्रुव AB जो प्लस Q, ऐसे लिख सकते हो, जो माइनस Q तथा प्लस Q से बना है, यह परावैद्युतांक K में रखा गया है। आप ये कह सकते हो, हमने क्या लिया था? इसके बीच की दूरी 2l है, तो लिख लो आप इसके बीच की दूरी 2l है। अब आप देखो, इसके केंद्र O से R दूरी पर, ऐसे लिखो आप कि इसके केंद्र O से
r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को तो ई से रिप्रेजेंट करते हो, तो हम ये कहते हैं कि प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P पर तीव्रता, अब आप देखो प्लस क्यू भी इस पर तीव्रता उत्पन्न करेगा जबकि माइनस क्यू भी, तो हम जरा नामकरण करते हैं। इस प्लस क्यू के कारण लगने वाली तीव्रता आपकी इस दिशा में हो गई कितनी, आप यहाँ पर लिख सकते हो इसकी तीव्रता हो गई कितनी E1, जबकि इस माइनस क्यू के कारण दिशा भीतर की ओर होती है, तो आप नीचे ऐसे दिखा सकते हो कि इसके कारण जो आपकी तीव्रता हो गई वो आपकी हो गई कितनी E2। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 तथा माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 है। लेकिन हमें तो फाइंड आउट करना है बिंदु P पर, तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु P को यहाँ बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, हम कहते हैं कि ये आपका बिंदु P है, P कह लिया, तो अब ये जो लंब हमने खींचा था इस लंब को हम ऐसे बना देते हैं। तो आप ज़रा देखो, इस प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 इस दिशा में है, तो हम भी कह लेते हैं कि तीव्रता ये आपकी हो गई E1, जबकि इस नीचे की दिशा में तीव्रता E2 है, तो आप नीचे की दिशा में तीव्रता E2 दिखा लीजिए, तीव्रता E2 हो गई। अब आप क्या करने वाले हो, हमें तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, तो आप परिणामी तीव्रता ऐसे लिख करके परिणामी तीव्रता मान लिया कि माना बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता E है। अब आप क्या करने वाले हो, इन तीव्रताओं E1 E2 को इस AB के ऐसे लंबवत और समांतर घटकों में वियोजित कर देते हैं। तो जब लंबवत घटक के रूप में वियोजित करते हैं, तो ये जो ऊपर लंबवत आता है इसको आप लिख सकते हो E1 साइन थीटा, और नीचे की दिशा में आप लिख सकते हो E2 साइन थीटा, क्योंकि जब हम किसी को भी लंबवत घटक के रूप में बांटते हैं तो लंबवत के लिए हमारा साइन थीटा आता है, जबकि आप समांतर घटक के लिए यूज़ कर सकते हो E1 कास थीटा, और इस समांतर घटक को लिख सकते हो E2 कास थीटा। तो अब इस बिंदु P पर अब आप ये कह सकते हो कि E1 तथा E2 को द्विध्रुव AB के समांतर व लंबवत घटकों में वियोजित करने पर, आप क्या लिख सकते हो, वियोजित करने पर आपको क्या मिलता है, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा, लंबवत घटक E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा, जबकि समांतर घटक E1 कास थीटा व E2 कास थीटा है। अब आप देखो, ये समांतर घटक हैं, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में, तो आप बताओ, एक ऊपर की दिशा में प्लस और नीचे की दिशा में माइनस, तो ये दोनों E1 साइन थीटा E1 साइन थीटा ऊपर की दिशा में, E2 साइन थीटा नीचे की दिशा में, एक ऊपर प्लस एक नीचे माइनस, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देंगे, तो बचेंगे हमारे E1 कास थीटा और E2 कास थीटा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि E1 क्या मेंशन कर सकते हो, ये लिख सकते हो कि E1 साइन थीटा तथा E2 साइन थीटा एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो अब आपके पास दो घटक बचे, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा। तो अब आप लिखो ऐसे आसानी से, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर
तीव्रता। आपने तो E1 दिखाया था तो आप लिख लो E1। तो E1 इक्वल टू होता क्या है, आप ज़रा वो हमें फटाफट कंफर्म कर लो। तीव्रता होती क्या है, तीव्रता आप लिख सकते हो E1 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू के लिख सकते हो आप Q अपान में R²। दूरी कितनी है, दूरी आप देखो दूरी कितनी है, √R² प्लस L²। तो लिख सकते हो √ में R² प्लस L², और इसका आप लिख सकते हो क्या, स्क्वायर। फिर आप देखो ऐसे ही आप ये देखने को मिले कि -Q के कारण तीव्रता, -Q के कारण तीव्रता आप कितनी लिख सकते हो, -Q के कारण आपकी तीव्रता है, हमने ले रखा है E2। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू के Q अपान में इधर की भी दूरी सेम है, √R² प्लस L²। तो आप लिख लीजिए √R² होता है, तो आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो। आप ऐसे लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो E है, तो आप लिखो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल टू 2 लिए थे आप समांतर घटक, लिख सकते हो E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा। अब आप E1 और E1 व E2 की वैल्यू लिख सकते हो आसानी से। E इक्वल टू लिख सकते हो E1 1/4πε0 K इंटू के लिख सकते हो आप Q अपान में, इसका स्क्वायर कर देंगे तो करंट हट जाएगी, तो ये हो गया R² प्लस L। ठीक, E1 की वैल्यू आप यहाँ रख लिए हो, अब यहाँ पर लिख लो आप cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू भी उतनी है, तो लिख लीजिए आप 1/4πε0 K इंटू के, ये आप लिख सकते हो Q अपान में, इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो करणी हट गई, तो आप लिख सकते हो R² प्लस के L²। क्या लिख सकते हो, R² प्लस L²। अब देखो और इंटू के ये cos थीटा है, तो क्या लिख लीजिए cos थीटा। ये और ये दोनों एक ही बराबर हैं, इसलिए 1 मोल और 1 मोल जोड़ करके आप लिख सकते हो क्या, E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू के, जोड़ देने पर 2 मोल हो जाएगा, तो लिख सकते हो Q अपान में, क्या लिख सकते हैं Q अपान में R² प्लस के L², और दोनों मोल जोड़ दिया तो ये हो गया 2 cos थीटा। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। E की वैल्यू निकाली 1/4πε0 K इंटू Q अपान में R² प्लस L², और यहाँ निकाला 2 cos थीटा। अब ये बीच में cos थीटा आ गया, तो cos थीटा का मान हम इन समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। आप जरा देखिए समकोण त्रिभुज आप ले लो POB में, ले लीजिए आप POB में cos थीटा बराबर होता क्या है दोस्तों, लाल बटा कक्का याद है, LAL बटा में कक्का डबल KA। ये लंब बटा में कर्ण साइन के लिए होता है, आधार बटा में कर्ण कास के लिए होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया दोस्तों, आधार, और बटा में क्या लिख सकते हो आप, कर्ण लिख सकते हो। अब आप देखो इस समकोण त्रिभुज POB में आधार आपका क्या है, L, तो आप ऐसे लिख सकते हो cos थीटा बराबर ऊपर L और नीचे कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण ये हो गई। कर्ण की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, √ में R² प्लस L², या आप इसको ये भी लिख सकते हो cos थीटा बराबर L अपान में R² प्लस L², और कर्णी हटाओगे तो पूरा का पावर 1/2 लिख सकते हो। अब आप cos थीटा की वैल्यू वहाँ रख दीजिए, E इक्वल टू 1/4πε0 K इंटू के Q अपान में, ये तो आपका हो गया R² L² इंटू के, ये हो गया 2, और cos थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा L अपान में क्या रखोगे आप, R² प्लस के L² का पावर 1/2। अब आप इसको ये लिख सकते हो E इक्वल टू के 1/4πε0 K, ये 2QL आप इसको लिख लीजिए 2QL अपान में। अब देखो R² प्लस L² का पावर 1 और R² प्लस L² का पावर यहाँ पर कितना है, 1/2 है। तो दोस्तों यहाँ आप देखो यदि x का पावर 2 इंटू x का पावर 3 रहता है तो हम इसके पावर को ऐड कर देते हैं और x का पावर 5 हो जाता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1/2 है, तो 1
अपन में 1/2 ऐड करेंगे तो 2 1 जा 2, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ दोगे तो 3/2। मतलब क्या हो गया, r² प्लस l² का पावर हो गया आपका 3/2 हो गया। हम इन एग्जाम्पल को इरेज कर देते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये देखो कि ये जो r की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, यल की तुलना में। तो आप ये लिख सकते हो, चूँकि r इज़ ग्रेटर देन यल, तो आप ये लिख सकते हो कि r के सापेक्ष, ऐसे लिख सकते हो, r के सापेक्ष यल का मान नगण्य है। अर्थात यल की वैल्यू 0 हो गई आर के सामने, तो लिख सकते हो आप आसानी से, यह मान तो नगण्य होगा अर्थात यल का मान 0। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो गया 1/4πε0, ये हो गया 2qL अपान में ये हो गया आपका r² प्लस l² का पावर हो गया 3/2। लेकिन हमने क्या बोला है, हमने बोला है आर के सापेक्ष एल की वैल्यू 0 हो गई है, आर के सापेक्ष वैल्यू 0 हुई है। तो आप इस r के सापेक्ष वैल्यू 0 रखोगे, E इक्वल टू 1 यहाँ के लिख लीजिएगा 1/4πε0 के इंटू के 2qL अपान में r² का पावर हो गया 3/2। अब ऐसा मत करिएगा आप सभी कि यल की वैल्यू मैं 0 बोल रहा हूँ तो ऊपर भी यल की वैल्यू 0 लिख दीजिए। यल की वैल्यू 0 रखनी है, लेकिन किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। r की तुलना में यल 0 है, अर्थात r की तुलना में यल 0 है तो केवल यहाँ 0 होगा, ऊपर 0 नहीं लिखिएगा आप सभी, ठीक है, क्योंकि ऊपर यल स्वतंत्र है ना। यहाँ r के सापेक्ष यल की वैल्यू 0, इसलिए हमने 0 रखी है। तो आप देख सकते हो इसका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और इसके साथ साथ में चूंकि आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है, जहां आपने पढ़ा है P इक्वल टू होता है 2qL, तो जहां 2qL है उसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, P। तो ये होगा E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू ऊपर P, और ये पावर कैंसिल, तो R का पावर कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। अब निर्वात के लिए K इक्वल टू कितना होता है, जल्दी से आंसर करो, 1 होता है। तो यहाँ 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान में r³। ये हो गई हम सबकी निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है आपका, ये आप लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ये लिख सकते हो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको अब दोनों तीव्रताएं मिल गई, अक्षीय स्थिति पर भी निरक्षीय स्थिति पर भी। याद करिए अब कि आपको अक्षीय स्थिति में क्या मिला था, आपको अक्षीय स्थिति में निकालने को मिला था E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू के 2p अपान में r³ निकाले थे। किसके लिए निकाले थे आप दोस्तों, किसके लिए ये निकाले थे, जल्दी से आंसर करिए। ये आपने निकाला था अक्षीय स्थिति के लिए, जबकि हमने निरक्षीय स्थिति के लिए क्या फॉर्मूला निकाला, E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपान में r³। ये आपकी अक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला 2p अपान में r³ था, जबकि यहाँ आपका फॉर्मूला आया P अपान में r³। दोस्तों उम्मीद है आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि कहीं किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमसे उसी समय अपने क्वेश्चन के आंसर पा सकते हो। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।